हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। हम देख रहे थे एनसीईआरटी का चैप्टर 3 11th क्लास का मानव व्यवहार के आधार यानी कि ह्यूमन जो बिहेवियर है उसके कौन कौन से बेसिस हैं। तो उसमें आज हम बात करेंगे कि अंतःस्रावी तंत्र यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके बारे में। हमारे विकास और व्यवहार में अंतःस्रावी ग्रंथियों की निर्णायक भूमिका होती है। ये विशेष रासायनिक द्रव्य प्रवाहित करती हैं जिन्हें अंतःस्राव कहते हैं और हमारे कुछ व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये ग्रंथियां वाहि वाहिनी रहित यानी कि डक्टलेस ग्रंथियां होती हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। क्योंकि इनमें कोई नली या कोई डक्ट नहीं होती जिससे ये अपने जो सिक्रेशन करते हैं को विशेष स्थानों पर भेज सकें। अंतःस्राव रक्त धारा के साथ प्रवाहित होते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में एक अंतःस्रावी तंत्र बना लेती हैं। यह तंत्र तंत्रिका तंत्र के अन्य हिस्सों के संयोजन में काम करता है। अतः पूरे तंत्र को तंत्रिका अंतःस्रावी तंत्र के रूप में जाना जाता है। ये है एक ह्यूमन और इसके जो एंडोक्राइन सिस्टम है या उसकी जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में। सबसे ऊपर जो हमारा ब्रेन होता है इसके अंदर पीनियल ग्लैंड होती है एक, ठीक है। ये है, फिर इसके बाद आता है ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है जिसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। फिर आउटो ग्रंथि होती है, फिर अग्नाशय ग्रंथि होती है जो हमारे पैनक्रियाज में होते हैं, ये पैनक्रियाज ग्लैंड हो गई। फिर एड्रिनल ग्लैंड होती है। फिर होती है कि ओवेरीज जो कि फीमेल्स में पाए जाते हैं और टेस्ट्रीज जो मतलब कि मेल्स में पाए जाते हैं, यानी शुक्र ग्रंथि। तो अब इनके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सी ग्रंथि है। पहले आता है कि पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। यह ग्रंथि कपाल में यानी कि हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड अग्र पीयूष और पश्च पीछे एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डिवाइड होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली रूप से जुड़ी हुई होती है और इसके अंतःस्रावी स्राव को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। पीयूष ग्रंथि जो संवर्धी अंतःस्रावी और अन्य कई अंतःस्रावों को स्रावित करती है जो हमारे शरीर में पाई जाने वाली अन्य कई अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव के निर्देशन और नियमन करती हैं। इसी कारण पीयूष ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि कहा जाता है यानी कि मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। कुछ अंतःस्राव जीवन पर्यंत धीमी गति से सिक्रेशन होता रहता है जबकि कुछ दूसरे अन्य जो होते हैं उनमें जीवन उपयुक्त समय पर प्रवाहित होते रहते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो संवर्धी यानी कि जो ग्रोथ है वो एंडोक्राइन अंतःस्रावी पूरी बाल्यावस्था में स्थिरतापूर्वक प्रवाहित होते रहते हैं। किशोरावस्था में कुछ स्फुरण के साथ, लेकिन जनन ग्रंथि पोषक हार्मोन यौवन आरंभ की अवस्था में प्रवाहित होते हैं जो लड़के और लड़कियों में स्त्रियोचित और पुरुषोचित अंतःस्रावी को उद्दीपित करते हैं और इसके फलस्वरूप मूल और गौण लैंगिक परिवर्तन होते रहते हैं। इनकी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया गया है जो इसमें के एक हाइपोफाइसिस होते हैं। इसमें दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर में आता है ये जो है इसे एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। इसके अंदर आता है कि हमारा एक तो एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एफएसएच है, प्रोलैक्टिन है या ग्रोथ हार्मोन है। ये सब आते हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, जिसके अंदर दो तरीके के हार्मोन आते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वैसोप्रेसिन हार्मोन। अपने बात करें हम आउटू ग्रंथि। आउटू मतलब थायराइड जो ग्लैंड है उसके बारे में। यह ग्रंथि जो है वो गले में स्थित होती है। यह थायरोक्सिन नामक जो अंतःस्राव होता है उसका उत्पन्न करती है जो शरीर में उपापचय की जो दर होती है उसको प्रभावित करती है, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म रेट है उसको प्रभाव डालती है उसके ऊपर। तो जो अगर पीयूष हार्मोन के द्वारा उपयुक्त मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव और नियमन होता है, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन है उसके द्वारा
एक प्रॉपर अमाउंट में थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन और रेगुलेशन होता है। इस हार्मोन का जो स्थिर स्राव शरीर कोशिका में ऊर्जा के उत्पादन को, ऑक्सीजन की खपत और बेकार पदार्थ के विलोपन को बनाए रखता है। दूसरी ओर थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन की कमी से शारीरिक और मानसिक सुस्ती आ जाती है। यदि छोटे जानवरों से आउटू को निकाल दिया जाए, यानी कि जो थायराइड ग्रंथि है उसको निकाल दिया जाए, तो उनका विकास रुक जाता है और वे लैंगिक रूप से विकसित नहीं हो पाते। ये हो गया थायराइड ग्लैंड हमारी। फिर नेक्स्ट आता है अधिवर्गक ग्रंथियां, यानी कि जो एड्रिनल जो ग्लैंड है उसके बारे में बात करते हैं। ये दोनों ग्रंथि, ये दो तरीके की होती हैं। तो ये दोनों ग्रंथियां प्रत्येक गुर्दे के यानी किडनी के ऊपर स्थित होती हैं। इसके दो भाग होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। इनमें प्रत्येक से अलग अलग अंतःस्राव उत्पन्न होते हैं, यानी कि एक अधिवर्गक फलकुट और एक अधिवर्गक मध्यांश। तो जो अधिवर्गक फलकुट यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स हैं से होने वाले अंतःस्राव एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होने वाले एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन द्वारा कंट्रोल और रेगुलेट होते हैं। जब एड्रिनल कोर्टेक्स का स्राव कम हो जाता है, तब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड संदेश पाकर एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की जो सिक्रेशन है उसको बढ़ा देती है और एड्रिनल कोर्टेक्स को अधिक अंतःस्राव के लिए उद्दीपित कर देती है। एड्रिनल कोर्टेक्स हार्मोन के एक समूह को स्रावित करता है जिसे कोर्टिकॉइड्स कहा जाता है। शरीर के द्वारा इनका उपयोग कई शरीर क्रियात्मक उद्देश्यों, उदाहरण के लिए शरीर में खनिज विशेषण, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड्स की रेगुलेशन के लिए किया जाता है। इस ग्रंथि के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा तंत्रिका तंत्र के प्रकारों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। अधिवर्गक मध्यांश यानी कि एड्रिनल मेडुला दो प्रकार के अंतःस्राव स्रावित करता है, एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन। एक होता है एपिनेफ्राइन और दूसरा होता है नॉर एपिनेफ्राइन। इन्हें मतलब जैसे एपिनेफ्राइन को तो हम एड्रेनालाइन भी कहते हैं और नॉर एपिनेफ्राइन को नॉर एड्रेनालाइन के नाम से जाना जाता है। अनुकंपी सक्रियता, जिसमें हार्ट रेट में वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की खपत बढ़ती है, उपापचय दर या जो पेशीय शक्ति है, इन सब के बारे में इन्हीं दो हार्मोन के स्राव के द्वारा घटित होती है, जो कि हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी देखा था। एड्रेनलिन जो है उसका क्या कार्य होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने देखा था एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन को। तो एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन जो है वो अधश्चेतक को उद्दीपित करते हैं और जो प्रतिबल्कों को हटा लेने के बाद भी व्यक्ति के संयोगों को बढ़ा देते हैं। फिर आता है हमारे पास अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है पेट के नीचे रहता है। यह खाना पचाने में मुख्य भूमिका निभाता है, लेकिन यह भी एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसे इंसुलिन कहा जाता है। इंसुलिन शरीर के उपयोग के लिए या फिर लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में जो भंडारण के लिए यकृत की ग्लूकोज के विखंडन में सहायता करता है। लीवर में जो ग्लूकोज होता है उसके विखंडन में हेल्प करता है। जब समुचित मात्रा में इंसुलिन का स्राव नहीं होता तो लोगों में बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिसे इंसुलिन कहा जाता है या मधुमेह कहते हैं। फिर आती हैं जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियों से तात्पर्य पुरुषों में शुक्र ग्रंथि और स्त्रियों में डिंब ग्रंथि से है। इन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले अंतःस्राव पुरुषों और स्त्रियों में काम व्यवहार और प्रजनन प्रक्रियाओं को कंट्रोल और उनको रेगुलेट करना है। इन ग्रंथियों से निकलने वाले अंतःस्राव को शुरू करना और उसे बनाए रखना और उसके नियमन करने का कार्य गोनेडोट्रोपिक हार्मोन करते हैं, जो 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 होते हैं कि वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन होते हैं का स्राव यौन आरंभ के दौरान यानी कि 10 से लेकर 14 साल की उम्र में शुरू होता है और ये जनन ग्रंथियों को अंतःस्राव को उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करता है, जो कि पुनः मूल और गौण यानी कि मतलब जो मेन होते हैं वो जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको डेवलप करता है। महिलाओं में डिंब ग्रंथियां एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती हैं। एस्ट्रोजन से महिला शरीर का लैंगिक विकास होता है और लैंगिक रूप से परिपक्व एक महिला की डिंब ग्रंथि में
प्रजनन से संबंधित मूल लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं। और ऐसे ही फिर प्रोजेस्टेरोन से लैंगिक विकास में कोई योगदान नहीं होता, लेकिन इसका जो कारण होता है वो गर्भाशय को निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए रेडी करना होता है। ऐसे ही पुरुषों में प्रजनन करने के लिए जो मतलब कि जो शुक्र ग्रंथि होती है उनको कंट्रोल कर मतलब शुक्र ग्रंथि शुक्राणु जो होते हैं उनको नियंत्रण उत्पन्न करती रहती हैं और एंड्रोजन नामक पुरुष यौन अंतःस्राव स्रावित करती है। प्रमुख पुरुष यौन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन से गौण लैंगिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि शारीरिक परिवर्तन है, चेहरे पर बाल आना है या आवाज में भारीपन है, उसके बारे में उनको रेगुलेट और कंट्रोल किया जाता है। तो सभी जो अंतःस्रावी का सामान्य प्रकार ये हमारे व्यवहार पर कल्याण के लिए निर्णायक होता है और अंतःस्राव के संतुलित स्राव के बिना शरीर आंतरिक संतुलन को बनाने में सक्षम नहीं होता। यदि अंतःस्राव में वृद्धि न हो तो दबाव की स्थिति में हम पर्यावरण के संभाव्य खतरों के प्रति प्रभावी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। अंत में हमारे जीवन में विशिष्ट समय में यदि अंतःस्राव स्रावित न हो तो हमारी संवृद्धि नहीं हो सकती और हम परिपक्व नहीं हो सकते और न ही प्रजनन संभव हो सकता है। मतलब कि ये कहा गया है कि अगर हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होती हैं तो हम मतलब कि ना हमारी ग्रोथ हो सकती है, ना हम मैच्योर हो सकते हैं और ना ही हमारा आगे रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो ये हमने देखा एंडोक्राइन सिस्टम। थैंक यू।